वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल नर्सिंग स्टेशन। आज हम इस वीडियो में देखेंगे आर्टेरियल ब्लड गैस क्या होता है और उसके रिपोर्ट कैसे रीड किए जाते हैं। तो आगे बढ़ते हैं। एबीजी क्या होता है? तो एबीजी होता है जैसे कि एन आर्टेरियल ब्लड गैस टेस्ट मेजर्स द अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड इन योर ब्लड। इट ऑल्सो चेक्स द एसिडिटी ऑफ योर ब्लड सॉरी दिस इज कॉल्ड योर एसिड बेस बैलेंस और योर पीएच लेवल। तो एक्चुअली ये होता कैसे है कि एबीजी क्या मेजर करता है, हमारे ब्लड में ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड कितने अमाउंट में है ये मेजर करता है हम एबीजी टेस्ट में। इन एन एबीजी टेस्ट द ब्लड ऑक्सीजन मेजरमेंट शोज हाउ वेल योर लंग्स मूव ऑक्सीजन फ्रॉम द एयर इनटू योर ब्लड व्हेन यू ब्रीथ इन। द कार्बन डाइऑक्साइड मेजरमेंट शोज एंड हाउ वेल योर लंग्स रिमूव कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम योर ब्लड व्हेन यू ब्रेथ आउट। मतलब एबीजी टेस्ट में जो ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन मेजरमेंट है, वो क्या बताता है कि हमारा लंग्स कितना कैपेबल है, जो हम ब्रीद इन कर रहे हैं, मतलब जो सांस अंदर ले रहे हैं उसमें से कितना ऑक्सीजन हमारा लंग्स ब्लड में भेज रहा है। और कार्बन डाइऑक्साइड की जो वैल्यूज़ है वो क्या बताती है कि कितना इफेक्टिवली, कितना असरदार है हमारा लंग्स कार्बन डाइऑक्साइड को हमारे ब्लड से बाहर निकालने में। तो ये बेसिक आइडिया है एबीजी के बारे में, कंसेप्ट है। तो एबीजी किस लिए यूज़ किया जाता है? तो पहला है चेक योर एसिड बेस बैलेंस, डायग्नोज सीरियस प्रॉब्लम्स विथ योर लंग्स एंड ब्रीथिंग, टू डायग्नोज द किडनी डिसऑर्डर्स, to find out whether the treatment is working for breathing disorders, kidney disease or other conditions that may affect your acid base balance। मतलब जो बॉडी में आपके एसिड बेस इम्बैलेंसेस है वो चेक करने के लिए एबीजी देखा जाता है। कुछ लंग्स कंडीशन है डायग्नोस करने के लिए, उसमें एबीजी का यूज़ होता है। किडनी डिसऑर्डर्स है क्योंकि मेटाबॉलिक एसिडोसिस अल्कोलोसिस, हम आगे ये कंसेप्ट देखेंगे वो क्या है, तो किडनी रिलेटेड भी इसमें आता है। फाइंड आउट वेदर ट्रीटमेंट, मतलब जो हम ट्रीटमेंट दे रहे हैं वो इफेक्टिवली यूज़ हो रहा है कि नहीं, हमारा लंग्स किडनी कंप्लीटली उसको एक्सेप्ट करके फंक्शनिंग कर रहा है कि नहीं, ये इसमें देखा जाएगा। तो ये सब चीज़ें ध्यान में रखना है। अगर बेसिक कंसेप्ट में क्वेश्चन भी लिखना होगा व्हाट इज़ एबीजी और ये किस चीज़ के लिए, तो ये काम आएगा। और बेसिक जनरल आपको कोई पूछेगा कि वार्ड में आपके पोस्टिंग के टाइम पे आपको पूछा जा सकता है कि एबीजी क्या है, किस लिए करते हैं, तो ये सब चीज़ें आपको याद होनी चाहिए। आगे बढ़ते हैं। नॉर्मल एबीजी वैल्यूज़ हमें देखना है, ये सबसे इम्पोर्टेंट बात है। एबीजी की रिपोर्ट जब हम देखेंगे तो ये जानना सबसे ज़रूरी है। तो सबसे पहले पीएच क्या होता है, तो हमें नॉर्मल पीएच हमारे बॉडी का पता, ब्लड का पता होना चाहिए 7.35 टू 7.45। तो इस इमेज में यहाँ पे दिया गया है, तो ये देखिए अब ये बैलेंस बना है। तो एसिड और बेस से जो दोनों साइड से बैलेंस बनता है, तो वो बैलेंस बना रहना चाहिए हमारे ऑल बॉडी फंक्शनिंग के लिए। तो पीएच नॉर्मल वैल्यू है 7.35 टू 7.45, ये ध्यान में रखना है। उसके बाद में हम देखेंगे PCO2, और इसे PaCO2 भी कहा जाता है, पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2। तो वो रहता है 35 टू 45 mm/Hg। तो ये ध्यान में कैसे रखना है, जितना पीएच के आगे पॉइंट है, मतलब 0.35 या 0.45, तो सेम PCO2 की वैल्यूज़ है 35 टू 45 mm/Hg। ये थोड़े वैल्यूज़ बुक्स अकॉर्डिंग चेंजेस होते हैं, तो ये ज़्यादा प्लस माइनस 1 और 2 चेंजेस रहते हैं, तो इतना ये नहीं पड़ता। आगे नेक्स्ट वैल्यू है HCO3 बाइकार्बोनेट वैल्यूज़, जो है 22 टू 27 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर, जो यहाँ पे बताई गई है। एक 21 टू 28 या ऐसा रेंज में एक आता है, बहुत से बुक में कुछ अलग अलग दिया है, तो ये बेसिक है, ये ध्यान में रखना है। इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। और PaO2 और PO2 एक ही चीज़ है, पार्शियल प्रेशर ऑफ O2 कितना रहना चाहिए, तो 80 टू 100 mm/Hg होना चाहिए। ये चार अगर इम्पोर्टेंट वैल्यूज़ आपने याद रख लिए, तो आप कौन सा भी एबीजी पढ़ के जल्दी से आप उसको एक्सप्लेन कर सकते हो या बता सकते हो कि पेशेंट एसिडोसिस में है या अल्कोलोसिस में है, तो उसका कॉम्पेंसेशन हो रहा है, जो आगे हम देखेंगे वो कैसे होता है, तो वो चीज़ें आपको पता चल जाएगी। तो आगे बढ़ते हैं। आगे हम बेसिक टर्म देखेंगे। एसिडोसिस मतलब क्या होता है? एसिडोसिस में होता है
यहाँ पे एसिड ज़्यादा बढ़ जाता है बॉडी में, मतलब पीएच हमारा कम हो जाता है। तो पीएच स्केल सबको पता होगा, जैसे ही हम लोअर साइड में जाएंगे एसिडिटी ज़्यादा दिखाई देती है, और जैसे हम 7 अबव 7 जाएंगे तो वो अल्कोलिसिस माना जाता है, मतलब बेस वहाँ में ज़्यादा होता है। तो एसिडोसिस में क्या होता है, एसिड ज़्यादा होता है, मतलब पीएच 7.35 से कम हो जाता है, जो कि हमने नॉर्मल वैल्यू से देखा है। अल्कोलिसिस में क्या होता है कि जो बेस है बॉडी में, बाइकार्बोनेट बेस जो हमने देखा है, वो अपने वैल्यू से ज़्यादा हो जाता है, ज़्यादा होता है, तो इसकी वजह से पीएच बढ़ जाता है। पीएच बढ़ेगा मतलब अल्कोलिसिस होगा। तो ये यहाँ पे पीएच घट रहा है, यहाँ पे पीएच बढ़ रहा है, तो अल्कोलिसिस एसिडोसिस ये टर्म पीएच पे डिपेंड करता है कि पीएच कितना है। पीएच अगर 7.35 से कम है तो वो एसिडोसिस है, अगर 7.45 से ज़्यादा है तो वो अल्कोलिसिस है। उसके 2 टाइप्स होते हैं, रेस्पिरेटरी एसिडोसिस और मेटाबॉलिक एसिडोसिस, अल्कोलिसिस। मतलब एसिडोसिस के भी रेस्पिरेटरी और मेटाबॉलिक टाइप्स है, और मेटाबॉलिक के भी एसिडोसिस और अल्कोलिसिस टाइप है। तो ये दोनों चीज़ें ध्यान में रखना है अच्छे से। जो वैल्यूज़ हमने लास्ट इसमें लिखे हैं वो वैल्यू इंपॉर्टेंट्स है, ये ध्यान में रखोगे तो जल्दी जल्दी आप ईसीजी रीडिंग सीख जाओगे। तो ईसीजी देखा, हमारे पास ईसीजी की रिपोर्ट आई है हमने पे हमारे पेशेंट की, तो हमें क्या क्या ध्यान में रखना है। पहले देखना है हमें व्हाट इज़ ऑसिस, मतलब अल्कोलिसिस है या एसिडोसिस है, ये चेक करना है। फिर उसके आगे देखना है कॉज क्या है, मतलब जैसे हमने देखा कि अल्कोलिसिस के 2 टाइप्स है, रेस्पिरेटरी और मेटाबॉलिक। तो इसे सेम कॉज है, रेस्पिरेटरी कॉज और मेटाबॉलिक कॉज। तो वो कैसे फाइंड आउट करना है आगे हम देखेंगे वीडियो में, तो बने रहिए। और वॉज देयर इन कॉम्पेंसेशन, जैसे मैंने पहले ही बात बता दिया था कि कॉम्पेंसेशन ऐसे जो होता है कि एसिडोसिस में है पेशेंट, तो अल्कोलिसिस बॉडी मतलब वो बेस बढ़ाने की कोशिश करती है, तो एसिड को बैलेंस करने के लिए बॉडी खुद से जो बेस बढ़ाती है या घटाती है, जो कुछ कम ज़्यादा करती है बॉडीज़ में, बॉडी चेंजेस, तो उसे कंपेंसेशन कहा जाता है। अगर वो इफेक्टिवली होगा तो एबीजी और पीएच हमारा नॉर्मल रहेगा, लेकिन PaO2, PaCO2 और HCO3 की वैल्यूज़ अल्टर रहेंगे। तो ये चीज़ें ध्यान में रखनी है। ये बेसिक वीडियो बनाया है मैंने एबीजी के लिए, डिटेल में आपको दूसरा वीडियो में बना के डाल दूँगा। तो एक सिंपल सा टेबल मैंने यहाँ पे बनाया है, तो आप इसके थ्रू पता लगा सकते हो कि पहले है इस साइड में मेटाबॉलिक एसिडोसिस, तो मेटाबॉलिक एसिडोसिस हो रहा है, तो फोकस करना है हमें ऑसिस कौन सा है, एसिडोसिस। तो उसमें क्या होगा, पीएच कम होगा, जैसे मैंने पहले बता दिया पीएच कम हो गया। तो मेटाबॉलिक है तो CO2 हमारा सिर्फ रेस्पिरेटरी रिलेटेड आएगा, तो इसका कुछ इफेक्ट नहीं होगा, CO2 अनचेंज रहेगा। इसमें बाइकार्बोनेट घटेगा क्योंकि मेटाबॉलिक एसिडोसिस हुआ है और ये बेस है, बेस कम होगा तो एसिडोसिस बढ़ेगा। तो ये चीज़ ध्यान में रखना है। और इनको कॉम्पेंसेशन में क्या करना है, अगर हमारा बेस कम हो रहा है तो हमें CO2 कम करना पड़ेगा, क्योंकि CO2 की वजह से एसिड बनता है और HCO3 की मदद से बेस बनता है। अगर बेस कम हो रहा है तो हमें एसिड भी कम करना होगा, तो इसलिए बॉडी कंपेंसेशन करके CO2 को वॉश आउट करती है, तो CO2 कम हो जाता है रिपोर्ट में। नेक्स्ट देखेंगे हम मेटाबॉलिक अल्कोलिसिस। तो अल्कोलिसिस है तो पीएच बढ़ेगा, तो जैसे रेड एरो में दिखा है पीएच बढ़ चुका है। CO2 का कुछ लेना देना नहीं है क्योंकि मेटाबॉलिक अल्कोलिसिस है। मेटाबॉलिक वर्ड आएगा तो CO2 भूल जाना है हमें, अनचेंज CO2 रहेगा। HCO3 इसमें बढ़ेगा क्योंकि अल्कोलिसिस हो रहा है भाई, अल्कोलिसिस पीएच बढ़ रहा है। पीएच कैसे बढ़ेगा, जब बेस बढ़ेगा तो ही पीएच बढ़ेगा, तो उसे कंपेंसेट कौन करेगा, तो यहाँ पे हमें CO2 बढ़ाना होगा। सॉरी यहाँ पे गलती से HCO3 आ गया है, यहाँ पे हमने CO2 करना है। ये गलत हो गया है, यहाँ पे CO2 आएगा, वो गलती से मिस्टेक हो गया है, ये ध्यान में रखना है। ये CO2 है, HCO3 की जगह पे CO2 आएगा। CO2 बढ़ेगा तो ही एसिड बढ़ेगा, एसिड बढ़ेगा तो अल्कोलिसिस बैलेंस में हो जाएगा। तो ये चीज़ें मेटाबॉलिक अल्कोलिसिस में ध्यान में रखनी है, तीनों चीज़ें बढ़ेगी तो ही बैलेंस बनेगा, और मेटाबॉलिक एसिडोसिस में तीनों चीज़ें घटेगी तो बैलेंस बना रहेगा। उसके आगे बाद में बढ़ते हैं हम रेस्पिरेटरी एसिडोसिस में। तो रेस्पिरेटरी एसिडोसिस में क्या है, एसिडोसिस आ गया, पीएच एब्सोल्युटली कम होगा, सही पकड़े हो आप। तो रेस्पिरेटरी वर्ड आया है
तो रेस्पिरेटरी आया है मतलब CO2 उसमें मेन रोल प्ले करेगा। तो CO2 बढ़ा होगा क्योंकि एसिडोसिस है और एसिड CO2 से बनता है, CO2 बढ़ गया इसलिए एसिडोसिस हो गया। रेस्पिरेटरी एसिडोसिस हम CO2 की वजह से बोले। HCO3 का उसमें कुछ रोल नहीं है तो अनचेंज रहेगा। अगर कॉम्पेंसेशन करना है तो हमें HCO3 बढ़ाना होगा, एसिड को बैलेंस करने के लिए बेस भी बढ़ाना होगा, ये चीज़ें ध्यान में रखना है। और रेस्पिरेटरी अल्कोलोसिस में अल्कोलोसिस हो गए हैं तो pH बढ़ेगा, 7.45 के ऊपर चला जाएगा तो CO2 घटाना पड़ेगा। CO2 की वैल्यूज़ हमने देखे 35 to 45 आता है, तो अगर 35 के नीचे CO2 चला जाएगा तभी तो अल्कोलोसिस होगा ना। और HCO3 का इसमें कुछ रोल नहीं है क्योंकि ये रेस्पिरेटरी रिलेटेड है। तो इसको कॉम्पेंसेट करने के लिए जो बाइकार्बोनेट है वो हमें घटाना पड़ेगा, क्योंकि एसिड घट रहा है तो बेस भी घटाना पड़ेगा। तो ये चीज़ें ध्यान में रखना है, एसिड बढ़ रहा है तो हमें बेस बढ़ाना पड़ेगा, एसिड घट रहा है तो हमें बेस भी घटाना पड़ेगा, क्योंकि वो बैलेंस बना रहना चाहिए। तो ये थी बेसिक चीज़ें। ये चार्ट में एक बार आप देख लोगे तो सब समझ जाओगे। अगर कुछ दिक्कत होगी तो आप कमेंट्स में डाल सकते हो। ये यहाँ पे थोड़ा जो मिस्टेक हुआ है वो अच्छे से चेक कर लेना। आगे बढ़ते हैं। ये बेसिक्स, जस्ट फॉर बेसिक्स, इफ ओनली बाइकार्बोनेट और PCO2 वैल्यूज़ आर गिवन, दोनों में से एक कौन सी भी बाइकार्बोनेट या कार्बन डाइऑक्साइड का वैल्यूज़ हमें दिया होगा तो हमें एसिडोसिस है अल्कोलोसिस है कौन सा है ये कैसे पता चलेगा। तो ये बेसिक है, ज़्यादा जाने की, इसमें डीप जाने की ज़रूरत नहीं। अगर आपको समझ रहा है अच्छे से तो अच्छी बात है, अगर नहीं तो हम इस पर और एक वीडियो बना देंगे ऑन डिमांड, जैसे आप कमेंट सेक्शन में मुझे बता दोगे। तो एसिडोसिस में हम देखेंगे रेस्पिरेटरी एसिडोसिस। तो रेस्पिरेटरी एसिडोसिस कब होगा? जब HCO3 इंक्रीज़ होगा। तो हमने लास्ट वाली वीडियो में देखा रेस्पिरेटरी एसिडोसिस, तो HCO3 यहाँ पे बढ़ गया है। तो ये जो कंसेप्ट हम देखेंगे यहाँ पे, तो इसमें ये ध्यान में रखना है कि हमारे पास CO2 का वैल्यू नहीं है लेकिन HCO3 हमारा बढ़ गया है। HCO3 कब बढ़ेगा? ये कॉम्पेंसेशन दे रहा है, रेस्पिरेटरी है भाइयों, ध्यान देना है। रेस्पिरेटरी है तो ये CO3 का मेन रोल नहीं होता है, ये कॉम्पेंसेट हो गया इसलिए बढ़ गया। तो पेशेंट को क्या था? रेस्पिरेटरी एसिडोसिस। अगर मेटाबॉलिक है तो बाइकार्बोनेट घटेगा, क्योंकि लास्ट वाले वीडियो में हमने देखा है बाइकार्बोनेट कब घटेगा? जब CO2 घटेगा। और हाँ, आगे देखते हैं हम अल्कोलोसिस के बारे में। रेस्पिरेटरी अल्कोलोसिस होगा, रेस्पिरेटरी रिलेटेड है तो क्या होगा? अल्कोलोसिस है मतलब CO2 कम हो गया, CO2 कम हो गया तो HCO3 कम हो गया। तो HCO3 कम हो गया तो समझ जाना है हमको कि रेस्पिरेटरी रिलेटेड है। कॉम्पेंसेशन हो चुका है, ऑलरेडी कॉम्पेंसेशन हो चुका है। सिर्फ ये क्यों बता रहा हूँ मैं, अगर दोनों में से कुछ एक भी वैल्यू दी होगी तो आप भी पूरा डिस्कशन उस पर रिपोर्ट दे सकते हो। और मेटाबॉलिक अल्कोलोसिस रहेगा तो मेटाबॉलिक में आपको पता है HCO3 ऑलरेडी इंक्रीज हो जाएगा। तो HCO3 की जगह पे आपको अगर PaCO2 का वैल्यू दिया होगा तो आप HCO3 की जगह वो रिप्लेस करके उस हिसाब से आप उसको एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो PaCO2 का वैल्यू कैसे करना है? 1.5 मल्टीप्लाई बाय बाइकार्बोनेट की जो वैल्यू हमें दी गई है +8, तो हमें PCO2 की वैल्यूज़ मिल जाएगी। तो इस मदद से आप, इस कैलकुलेशन की मदद से भी आप सॉल्व कर सकते हो। या बेसिक ये आप ध्यान में रखोगे कि एसिडोसिस है यहाँ पे, तो आप एसिडोसिस में कौन सा है pH देख के तो आपको पता चल जाएगा। तो फिर कौन सा है, रेस्पिरेटरी या मेटाबॉलिक पूछा जाएगा तो आप बोलोगे सर आपने तो बाइकार्बोनेट ही दिया है, तो हम कैसे ढूंढेंगे उसकी मदद से? तो बाइकार्बोनेट की वैल्यू आप यहाँ पे प्लेस कर दो, ये फार्मूला में आपको PCO2 की वैल्यू मिल जाएगी, तो इसकी मदद से आप सॉल्व कर सकोगे आगे का प्रॉब्लम। तो ये ध्यान में रखना है क्या क्या चीज़ होने वाली है एसिडोसिस अल्कोलोसिस में। मेन चीज़ें जो डिफरेंसेस है दोनों में समझ रहे हो। CO2 आएगा तो रेस्पिरेटरी रिलेटेड आएगा, बाइकार्बोनेट का कुछ पूछा जाएगा तो वो मेटाबॉलिक रिलेटेड होगा। तो दोनों में वैल्यूज़ जो बताए हैं 22 to 27 जो कि हमने देखा बाइकार्बोनेट का नॉर्मल वैल्यू है, और 35 to 45 जो CO2 का नॉर्मल वैल्यू है। तो ये चीज़ें ध्यान में रखना है। तो एक बेसिक सा है, कॉम्पेंसेटरी इमेज के माध्यम से मैंने आपको अच्छे से समझे ऐसी कोशिश की है। तो देखते हैं कॉम्पेंसेटरी मैकेनिज्म, रेस्पिरेटरी कॉम्पेंसेशन कैसे रहेगा। तो आप देख सकते हो ये PH वाला लड़का है बैठा,
तो पीएच क्या हो गया भाई, घट गया पीएच। पीएच घट गया क्योंकि ये एसिडोसिस में है। तो एसिडोसिस में क्या होता है, पीएच कम है तो CO2 बढ़ा है। हमने लास्ट वो कॉलम में ही देखा है, पीएच कम है CO2 बढ़ा है, क्योंकि CO2 एसिड है तो एसिडोसिस है, तो CO2 हो गया। तो पीएच को बैलेंस करने के लिए क्या करेंगे, CO2 तो बढ़ा है तो CO2 ने हेल्प मांग ली बाइकार्बोनेट से। अभी ये साइड में सीसॉ के साइड में आएगा बाइकार्बोनेट, तो ये दोनों बैलेंस करेंगे पीएच को। समझ रहे हो, इसने हेल्प मी यहाँ पे लिखा है, हेल्प मी, तो ये कौन है, ये CO2 पूछ रही है, ये लड़की जो है ये CO2 है। तो ये इमेज के माध्यम से जो कॉम्पेंसेटरी मैकेनिज्म रहता है, रेस्पिरेटरी कॉम्पेंसेशन, तो ये सीसॉ के माध्यम से चलता है, रेस्पिरेटरी एसिडोसिस या अल्कोलोसिस। तो ये सीसॉ मैकेनिज्म है, जैसे हमने देखा ये सीसॉ है और ये पीएच है, पीएच कम हो गया क्योंकि एसिडोसिस है तो CO2 बढ़ गया, CO2 बढ़ा है तो वो क्या करेगा, बाइकार्बोनेट को मदद मांगेगा। मतलब ये समझाने के लिए, तो बाइकार्बोनेट बढ़ेगा तो बाइकार्बोनेट और ये बैलेंस कर देगा। तो ये ध्यान में रखना है, सीसॉ मैकेनिज्म है रेस्पिरेटरी एसिडोसिस अल्कोलोसिस रिलेटेड। और आगे का ये है कॉम्पेंसेटरी मैकेनिज्म मेटाबॉलिक रिलेटेड, मेटाबॉलिक एसिडोसिस और अल्कोलोसिस रिलेटेड जो है। तो इसमें आप देखेंगे ये तीनों भी बच्चे हैं एक साथ खेल रहे हैं, बच्चे मतलब इसमें नाम दिया है मैंने, ये है पीएच, ये हो गई पीएच, ये हो गए बाइकार्बोनेट। अभी मेटाबॉलिक है तो लीड रोल तो बाइकार्बोनेट का आएगा भैया, तो ये पीएच है ये बाइकार्बोनेट है। अगर पीएच घटेगा तो बाइकार्बोनेट बढ़ेगा, नहीं पीएच बढ़ेगा, अल्कोलोसिस में जा रहे हैं, ये अल्कोलोसिस के माध्यम से ध्यान में रखना। पीएच बढ़ेगा तो बाइकार्बोनेट बढ़ेगा, बाइकार्बोनेट बढ़ेगा तो बैलेंस करने के लिए CO2 को भी बढ़ना पड़ेगा। मतलब ये तीनों चीज़ें इसमें साथ में बढ़ेगी। और अगर पीएच कम हो गया तो ये CO3 क्या करेगा, HCO3 को भी उसके साथ कम होना पड़ेगा और CO2 को भी उनके साथ ही कम होना पड़ेगा। तो मेटाबॉलिक एसिडोसिस और अल्कोलोसिस का जो मैकेनिज्म है उसे हम स्विंग मैकेनिज्म या लिफ्ट मैकेनिज्म की तरफ से बोल सकते हैं कि एक साथ ऊपर जाएंगे एक साथ नीचे आएंगे, तीनों चीज़ें बैलेंस में रहती है। जैसे कि इस चार्ट में आप देख सकते हैं, यहाँ पे मेटाबॉलिक एसिडोसिस में क्या हो रहा है, पीएच कम हो गया, HCO3 कम हो गया, कॉम्पेंसेशन के लिए CO2 भी कम करना पड़ा है। तीनों एक चीज़ एक लाइन में देख सकते हो आप, यहाँ पे ये कम हो गया, यहाँ पे ये कम हो गया, यहाँ पे CO2 को भी कम होना पड़ा। मेटाबॉलिक अल्कोलोसिस में क्या हो गया, ये बढ़ गया, पीएच बढ़ गया भैया, तो HCO3 बढ़ गया ना, मतलब अल्कोलोसिस में जाना पड़ेगा ना, पीएच 7.45 के ऊपर गया तो बाइकार्बोनेट भी 27 के ऊपर ही जाएगा। तो और यहाँ पे देखो CO2 भी बढ़ चुका है क्योंकि HCO3 बढ़ा है, HCO3 को बैलेंस करने के लिए CO2 को बढ़ना होगा। तो ऐसा चीज़ है ये। तो मेटाबॉलिक एसिडोसिस और अल्कोलोसिस ये है अपना स्विंग मैकेनिज्म या लिफ्ट मैकेनिज्म, जैसे कि साथ में ऊपर जाना है और साथ में नीचे आना है। पीएच कम आ गया तो बाइकार्बोनेट भी कम आएगा। अगर मेटाबॉलिक, जैसे मैंने इस वीडियो में बताया कि पहले फाइंड आउट करना है व्हाट इज ऑसिस, अल्कोलोसिस, एसिडोसिस, फिर कॉज क्या है, रेस्पिरेटरी, मेटाबॉलिक। मेटाबॉलिक होगा तो समझ जाना बाइकार्बोनेट का काम है, रेस्पिरेटरी होगा तो समझ जाना CO2 का काम है। CO2 की वैल्यू पे डिपेंड करेगा आप कौन सा कॉज है या आप देख सकते हो। उसके अपोजिट में ये होता है रेस्पिरेटरी एसिडोसिस। रेस्पिरेटरी एसिडोसिस और अल्कोलोसिस में देखिए भाई, यहाँ पे आप देखो ये होता है यहाँ पे पीएच कम तो CO2 उल्टा बढ़ेगा, और पीएच कम है लेकिन उसके साथ HCO3 भी बढ़ेगा। जैसे सीसॉ मैकेनिज्म में मैंने बोला कि CO2 और बाइकार्बोनेट को हेल्प के लिए बुलाएगा CO2, मतलब दोनों मिलके बढ़ेंगे तो पीएच बैलेंस रहेगा। और यहाँ पे रेस्पिरेटरी अल्कोलोसिस में ऑलरेडी पीएच बढ़ा है, 7.45 के ऊपर चला गया, तो CO2 क्या कर रहा है, तो CO2 यहाँ पे भी कम हो गया, CO2 कम हो गया, CO2 एसिड कम हो गया, तो बेस को भी ऑटोमेटिकली कम होना पड़ेगा। तो यहाँ पे CO2 और HCO3 दोनों भाई भाई साथ में रहते हैं, लेकिन अपोजिट किसके रहते हैं, पीएच के। ये ध्यान में रखना है। ये सीसॉ मैकेनिज्म होगा, एक नीचे तो दो ऊपर आएंगे, दो ऊपर तो एक नीचे आएगा, ये ध्यान में रखना है। और मेटाबॉलिक रिलेटेड अगर कुछ आएगा तो उसमें सब साथ में खेलेंगे वो तीनों भी। मैं ऊपर जाऊंगा ना तो भाई तुम दोनों भी ऊपर आना है, और तुम नीचे जाओगे तो भाई हम दोनों भी नीचे आना है। तो ये
मेटाबॉलिक में तो बहुत पक्की दोस्ती होती है, ये रेस्पिरेटरी रिलेटेड में तो झगड़े हैं भाई, हम दोनों एक बाजू तू एक बाजू, तो ये अच्छे से समझ लेना है। अगर कुछ आपको इसमें दिक्कत है तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे बता सकते हैं। तो ये कॉम्पेंसेशन ध्यान में रहेगा सबके। ये है सीसॉ पीएच, एक लड़का यहाँ पे मतलब एक अपोजिट 1 वर्सेस 2 रहेगा इसमें हमेशा, ये झगड़े वाले लोग हैं। और रेस्पिरेटरी मैकेनिज्म में क्या रहेगा, मेटाबॉलिक मैकेनिज्म में क्या रहेगा, ये सब अच्छे से दोस्त है। तू आगे बढ़ेगा, मैं आगे बढ़ूंगा और तीसरे को भी आगे बढ़वाने के लिए मजबूर करूंगा। लेकिन इसमें ऐसा नहीं है मैं बढ़ूंगा तुम नहीं बढ़ना है, तुम दोनों नीचे चले जाओ, तुम नीचे जाओगे तो मैं ऊपर चला जाऊंगा। ये बेसिक सी चीज़ें दोस्तों, एबीजी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। आईसीयू रिलेटेड अगर आप पोस्टिंग कर रहे हो सीटीवीएस में या जनरल मेडिसिन आईसीयू, सर्जरी आईसीयू, पीआईसीयू में, तो ये चीज़ें जो भी पेशेंट वेंटी पर है या ऑक्सीजन सपोर्ट्स पे है उनका देखना बहुत ज़रूरी होता है। तो ये इस वीडियो में आप जान लीजिए। और कुछ दिक्कत होगी तो आप पूछ सकते हैं। मेरा वीडियो पूरा देखने के लिए आपका मन से आभार, धन्यवाद। जुड़े रहिए अगले वीडियो के लिए। थैंक